देख रहे हैं तनाजुर फर्रुख सुहेल गोइंदी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फर्रुख सुहेल गोइंदी। तनाजुर में आपने पार्ट 1 देखा, तो आज देखें पार्ट 2। प्राइम मिनिस्टर हाउस में वो मीटिंग जो मेरी उनके साथ पहली मीटिंग हुई, 2 दिन होती रही। एक दिन पहले आप जब गए तो पीएनए वाली मीटिंग चल रही थी? वो चल रही थी और उसमें ये लोग मुफ्ती महमूद, प्रोफेसर गफूर, पीरज़ादा और ये सारे लोग उसमें मौजूद थे। बरामदे में खड़े थे, मीटिंग ख़त्म हो गई और आप गाड़ी में थे? मैं गाड़ी में था और मुझे पोर्च में ले गए राव और साहब वो लोग दूसरी गाड़ी राव साहब चला रहे थे? गाड़ियाँ उधर लगी हुई। अच्छा, वो फिर यानी कि आपकी खुफिया मुलाकात थी, उनके सामने नहीं, ना मैं उनके सामने आया ना उनको कोई इतला थी मेरे आने की। अच्छा, फिर मैं भुट्टो साहब की मेरी मुलाकात हुई तो भुट्टो साहब की ये जो लेफ्ट आई है आँख जो इसमें कुछ इन्फेक्शन थी, तो वो ड्रॉप्स थोड़ी थोड़ी देर के बाद ले रहे। तो मैं भुट्टो साहब आए, मैं बड़े अदब के साथ उन्हें मिला और मैं कुछ जज्बाती हो गया। हाँ, कैदी थे ना उनके? तो मैं कैदी था और बड़ी तकलीफ़ काटी और बड़ी शिद्दत की हमें तन्हाई में उन्होंने बंद किया हुआ था। तो इसलिए कुछ माहौल ऐसा था मुल्क में सियासी, मैं बहुत पोलराइजेशन थी, बहुत पोलराइजेशन थी। तो मैंने भुट्टो साहब को कहा कि आप ठीक हैं? उन्होंने कहा कि क्या ठीक है, हर तरफ खराबी की सूरत नज़र आ रही है। तो मैंने राव साहब को कहा कि राजा मुनव्वर को बुला लें आप, वो मेरे साथ बात करे, फिर वो रामे साहब के साथ बात करे। मुस्तफा खर मेरे साथ आ गया है। हाँ, खर साहब की सुलह हो गई थी। हाँ, सुलह हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि हनीफ भी मेरे साथ आ। रामे साहब? हाँ, वो रामे साहब नहीं, वो हनीफ कहते थे। वो हनीफ कहते थे। मोहम्मद खान खाकवानी को मोहम्मद खान कहते थे। फिर उन्होंने कहा आपसे क्या बात हुई? बस उन्होंने कहा, तमाम मामलात का तज्जिया किया जो उस वक्त हो चुके थे, जो भुट्टो उस साहब वक्त तक। अच्छा, ये जुलाई में लगा है, 7 जुलाई को, 5 जुलाई को मार्शल लॉ लगा, 5 जुलाई को। तो ये तकरीबन एक हफ्ता पहले आपकी मुलाकात में। अच्छा, और आपने क्या और ये जज्बाती 2 बातें रातें होती रही? नहीं, पहले मुझे बताएं आपने जज्बाती बातें क्या कही भुट्टो साहब को? मैंने उस दिन बड़ी कम बात की। अच्छा, पहली चीज़ तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल खामोश था। अच्छा। जज्बाती कैफियत पर मैं काबू पाना चाहता था। भुट्टो साहब ने कहा कि मुझे सादक कुरैशी ने बैक स्टैप किया। अच्छा, बैक स्टैप का लफ्ज़ यूज़ किया। बैक स्टैप वज़ीर आला पंजाब ने? वज़ीर आला पंजाब ने। अच्छा। मैंने कहा भुट्टो साहब, मैंने कहा कि सर, हैरानगी की बात है कि जिसने बैक स्टैप किया उसको आपने दोबारा पंजाब का वज़ीर आला बना दिया। तो उन्होंने कहा कि वो देयर वर सर्टन कंडीशंस कि क्या मैं खालिद मलिक को बना देता, मैं उसको वो सरगोदा में जो था कालू, मुमताज़ कालू, उसको बना देता। तो मैंने कहा कि नहीं, ये बात मैं फिर अर्ज़ करूँगा कि आपको क्या करना चाहिए था या क्या नहीं करना चाहिए था, जो मेरे ख्याल में। लेकिन फिर भी मैं ये अर्ज़ करूँगा कि सादक कुरैशी इस हालत में, इस सियासी कैफियत में रियासत के सबसे बड़े सूबे पंजाब को चलाने की अहलियत नहीं रखते। आपने ये फैसला मेरे ख्याल में ठीक नहीं है कि आपने दोबारा उस आदमी को, जिसको आप खुद, मुझे आपने कहा कि मैंने बैक स्टैप उसने किया, उसको आपने दोबारा चीफ मिनिस्टर बना दिया पंजाब का। उन्होंने कहा कि बात कर रहे हैं ना, आपको इसीलिए बुलाया है, फिर तो इस पर बात करेंगे। आप क्यों नहीं मिलते मुस्तफा खर से? मैंने कहा, भुट्टो साहब ने कहा आप मुस्तफा खर से क्यों नहीं मिलते? बल्कि पहले उन्होंने ये सवाल किया कि आप मुस्तफा खर को इन दिनों में कभी मिले?
मैंने कहा जी मैं तो सीधा जेल से आ रहा हूँ, मुझे कौन मुस्तफा खर से मिलने देगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ ठीक है। तो बहरहाल मैं राव को कहता हूँ कि वो आपकी मुलाकात मुस्तफ़ा यहीं ठहरा हुआ है अपने भाई के घर में इस्लामाबाद में, तो रहमानी खर के घर में ठहरा हुआ। तो आप का उनके साथ मुलाकात का कोई इंतज़ाम करें और आप मिलें, और पंजाब वाली बात जो अभी आपने किया सादिक कुरैशी वाली, इन मामलात पर सारी बहस करके तो फिर दोबारा कल मेरी आपकी मुलाकात होनी चाहिए। मैंने कहा जी मैं ठहरूं? उन्होंने कहा हाँ मैं कह रहा हूँ अभी मैं राव को, उन्होंने घंटी दी और राव साहब को बुलाया और राव साहब को कहा कि राजा मुनव्वर कहाँ आपने इनको ठहराया? उन्होंने जेल में तो नहीं इनको रखा हुआ। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर मेरे घर में हार्ले स्ट्रीट में, ये मेरे घर में रह रहे हैं, तो इनका खाना हर चीज़ है। उन्होंने कहा बहरहाल कल इनकी मुलाकात आप कराएं मुस्तफ़ा खर से। तो उसने कहा कि मैं करा देता हूँ। तो मुलाकात हुई मेरी खर साहब। फिर वो बताएं, वो खर साहब से मुलाकात हुई। खर साहब खुल के बताएं ज़रा क्या बात हुई। खर साहब बड़े डिफरेंट मूड और मिजाज में थे उस वक्त। एक तरफ तो मुझे वो कह रहे थे बार बार, चूंकि दो ग्रुप थे ना, रामी ग्रुप और खार ग्रुप, पंजाब में दोनों एक दूसरे के मुतहारब भी थे, और बाद में जब इत्तेफाक हुआ वो तो बाद में हुआ। हाँ मुस्लिम लीग। तो फिर रामे खर साहब ने कैसे मिले आप? खर साहब मुझे मिले और बाहर वाले कमरे में बैठे थे ड्राइंग रूम में। तो मुझे देख के बरामदे में आ गए और मुझे उन्होंने हाथ से पकड़ के तो इशारा दिया। ये मेरा एहसास है कि उन्होंने मुझे ये इशारा दिया कि यहाँ बैठ के हम बात नहीं करेंगे, कि ये भी बग हुआ हुआ ये बग ना हो। तो मैं बड़ा हैरान था कि एक आदमी जो वज़ीर आज़म का अवाइल का दोस्त और साथी है, अयूब खान के वक्त का, पहली असेंबली 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मुस्तफा खर भी और भुट्टो साहब उसी असेंबली में एक दूसरे के साथी की हैसियत से असेंबली में आए। तो मुस्तफा खर ने मुझे कहा कि भुट्टो ने आप नहीं, वो आपको घर कमरे से बाहर ले गए? मुझे ले गए पिछले लॉन में ले गए, लॉन में ले गए और वहाँ मेरे साथ उन्होंने कुर्सियाँ मंगवा ली और बैठ के तो बात की। तो उसमें उनका लंबी चौड़ी बात हुई, लेकिन जो मैं क्रक्स था, नफ्स मजमून है ना, वो क्या था? वो ये था कि ये पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़े नवाब हैदराबाद दक्कन समझ अच्छा का घर है, और पीपल्स पार्टी जो है उसको जो नवाब है वो बीमार हो गया। ओ, भुट्टो साहब बीमार हो गए हैं, नवाब बीमार हो गया है, और वो यूं समझ लो कि कैंसर के मर्ज में मुब्तला हो गया, और भुट्टो साहब उसकी ज़िंदगी अब खतरे में है। इसलिए मेरी मशवरा ये है कि आप रामे साहब को कहें कि आप रामे साहब हमारे साथ मिल जाएं और हम ये जो मूवमेंट भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ चली है इलेक्शन में रिगिंग की, इसको हैंडल करना बहुत ज़रूरी है पहले। तो मैंने कहा कि ठीक है, ये आपका नुक्ता नज़र है, आपने मुझे कहा है, मुझे भुट्टो साहब ने हदायत की है, मैं आया हूँ, और ये बात सुनने के बाद मैं वापस जाऊँगा, मैं रामे साहब से बात करूँगा और जो भी नतीजा निकलेगा। तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो महल है, हाँ, इसका हिस्सा उन्होंने महल का नक्शा बनाया और कहा कि इसके जो शैंडलियर्स हैं वो करोड़ों करोड़ रुपए के शैंडलियर्स हैं, इसके कार्पेट्स जो हैं, इसका फर्नीचर जो है, इसके तिजोरियाँ जो हैं वो सोने से भरी हुई हैं। तो इस पार्टी को इस वक्त छोड़ना बड़ी गलत फैसला होगा, जबकि इस महल का मालिक कैंसर का मरीज हो गया। बड़ी अहम बात है कि जिस पर आप इतना एतमाद कर रहे हैं भुट्टो साहब, वो आपको ये कह रहा है। लेकिन आपने ठीक कहा, लेकिन मैं परेशान हो गया
खर साहब से मुलाकात ख़त्म होने के बाद मैं हैरान था कि ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर की जो भुट्टो साहब से रफ़ाकत को देखते हुए विद दैट बैकग्राउंड मैं हैरान था कि ये आदमी जिसको मिलने के लिए भुट्टो साहब ने मुझे इसरार किया है, उसके क्या ख्यालात हैं, वो कितना मुखलिस है, कितना Oh my मुखलिस। God। फिर वो मुलाकात, फिर वो मैं गया, फिर रात मुझे रात को तकरीबन वही वक्त था, पीएनए के साथ मुलाकात हो रही थी। उस मुलाकात में बाद में मुझे ज़िया-उल हक साहब ने बताया कि वो भी मौजूद थे और चिश्ती साहब भी मौजूद थे, जन्नत चिश्ती। जनरल चिश्ती। तो मोस्ट प्रोबेबली दैट मे बी द लास्ट मीटिंग ऑफ पीएनए। ऑफ पीएनए की भुट्टो साहब के साथ। लेकिन जब मैं गया भुट्टो साहब को रात को, वही तकरीबन टाइम था जो पहले दिन मुलाकात का था, वही टाइम था, तो मैं गया मिलने के लिए। तो भुट्टो साहब की आंख जो थी वो कुछ कदरे बेहतर थी और भुट्टो साहब ने मुझे कहा कि तुम ठीक हो, कंफर्टेबल हो, तुम्हारा देखभाल कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि देखो वक्त वक्त की बात होती है और जब मामलात पर आदमी सोच विचार किए बगैर फैसले करता है तो फिर हालात वही फैसले करने वाले के काबू से बाहर हो जाते हैं। ये भुट्टो साहब ने कहा। हाँ, भुट्टो साहब ने कहा। तो उन्होंने कहा कि देखो आज मुझे कुवैत के एम्बेसडर ने मिल के मुझे कहा है कि अगर आप इजाज़त हो आपकी तो पीएनए के साथ आपकी निगोशिएशन हम कराते हैं। तो भुट्टो साहब के आंखें सुर्ख हो गई और थोड़ा थोड़ा सा ना जैसे आंसू आ जाते हैं, आंसू टपके नहीं लेकिन सुर्खी, भीग आप दीदा हो गए, मतलब मैं तकरीबन, जिसको कहते हैं आप दीदा हो गए। हाँ, आप दीदा थे। और उन्होंने मुझे कहा कि देखो एक वक्त था कि टर्की की और ग्रीस की सुलह मैं करा। सुलह कराने में मुझे इंटरनेशनल फोरम से ये कहा गया कि तुम इनको निगोशिएट करो, इनके इख्तलाफात को। लेकिन अब देखो कि मेरे मुल्क के अंदर मेरी जमात के और मेरे मुखालिफिन जो इलेक्शन में हारने वाले थे, हारे, और इसके बावजूद वो हार को नहीं मानना चाहते। मैंने कहा देखें बात यह है कि इसी में हमारा उलझन है सारी। मैंने, आपको याद है कि इलेक्शन से पहले जब हमारे और आपके दरमियान मामलात ठीक होने की बजाय ख़राबी की तरफ जा रहे थे, तो मैंने हाज़िर होकर प्राइम मिनिस्टर हाउस में आपको ये मशवरा दिया था कि ये वक्त इंतखाब का नहीं है, आपको इस वक्त इंतखाब में नहीं जाना चाहिए। अच्छा, आपने कह दिया था। ये मैंने उनको बिल्कुल खुलेआम बड़ी वादे तौर पर कहा। वो सुन रहे थे बात और सर हिला रहे थे, कोई उन्होंने कमेंट पास नहीं किया इस बात पर। लेकिन मैंने कहा कि अब आपका इसरार है कि इंतखाबात कराए जाएं या ना कराए जाएं। मैंने कहा मेरा मशवरा है आपको, मैं आपके साथ आऊं या ना आऊं, मुस्तफ़ा खर आपके साथ हैं, रामे साहब को भी मैं कोशिश करूंगा कि वो इस बात पर इत्तेफाक करें कि आपसे मुलाकात होनी चाहिए। क्योंकि हमें नहीं पता था ना कि 7-8 दिन हफ्ते के अंदर अंदर ये इतनी बड़ी तब्दीली आएगी कि आर्मी विल टेक ओवर और मार्शल लॉ लग जाएगा। तो मैंने उनको कहा कि ये आपका फ़ैसला बेहतर ये होगा कि इंतखाबात की तरफ आप जाएं, इंतखाब करें। उन्होंने कहा कि नो राजा, आई एम नॉट गोइंग टू गो फॉर द इलेक्शंस। ये 5 जुलाई से पहले कह रहे थे। हाँ, 5 जुलाई से पहले मुझे उन्होंने वादे तौर पर कहा कि मैं इलेक्शन नहीं कराऊंगा। नहीं, आपने तो पहले भी मैं इनको सड़कों पर रगेदूंगा, थका दूंगा, लेकिन मैं इंतखाब की तरफ नहीं जाऊंगा।
ये आपने इलेक्शन से पहले भी कहा, जो जनवरी में अनाउंस हुए कि इलेक्शन ना कराएं। मैंने तो शुरू से मैं उनको मिलने गया था। मैंने इलेक्शन असेंबली टूटने से पहले, इंतखाब के अमल का जारी करने से पहले, जब वज़ीर आला हनीफ रामे थे, मैंने तब भी उनको ये कहा इलेक्शन ना कि कराएं। इलेक्शन की तरफ आपकी तैयारी नहीं है, आप तैयारी नहीं करते। मसलन मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि लोगों को ये पता लग सके कि क्या गलती थी इलेक्शन कराने में। गलती ये थी कि लोकल गवर्नमेंट का हमने कानून बनाया, जो हमारा मेन थीसिस था कि ताकत का सरचश्मा आवाम है। अब ताकत का सरचश्मा आवाम है, इस सरचश्मे की ताकत जो था इसको इस्तेमाल करना था लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन असल में। तो ताकत वहाँ से आती है। उसको इंस्टॉल करके गवर्नमेंट को बना के, जब अयूब खान के जैसे चेयरमैन थे और दूसरे हजरात थे, डायरेक्ट इलेक्शन में पार्टी को डालें था उस ताकि रास्ते ताकत बने। ताकत। अच्छा, अब ये लेपर्ड एंड द फॉक्स जैसे शुरू में मैंने कहा, आप फिर ज़ियाउल हक के करीब हो गए भुट्टो साहब के इक़्तिदार के बाद। वो क्यों हुए आप करीब और कैसे हुए? क्यों, तो देखें बात यह है कि क्यों का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, मैं पहले इसको जरा बताएं, फटाफट बताएं। देखिए, कोई भी आदमी सदर और मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर हो या वज़ीर आज़म हो, वो अगर कहीं गलत हो रहा है या आपके ख्याल में वो ठीक इक़दामात नहीं कर रहा, तो आप उसको कहते हैं। हमारे तो बहुत ताल्लुकात थे, हमने पार्टी बनाई, इकट्ठे रहे, बड़ी देर तक कैंपेन की, सब कुछ था, लिहाजा बहुत अच्छे ताल्लुकात थे हमारा। मैं बिल्कुल वादे तौर पर आपको बताना चाहता हूँ कि उस वक्त भी और आज भी हम समझते हैं कि भुट्टो साहब हमारे हकीकी तौर पर सियासी रहनुमा थे। अच्छा, वाह, इंटरेस्टिंग। और गलतियां होती हैं। अच्छा, फिर ज़ियाउल हक को आपने सुना मशवरा दिया कि लोकल बॉडीज़ इलेक्शन कराएं, और आप ही का मशवरा था कि गैर जमाती इंतखाबात कराएं। ये क्या हकीकत है? क्या गैर जमाती इंतखाबात तो बाद की बात है। मैंने ज़ियाउल हक को एक मुलाकात हुई, तो मैंने ज़ियाउल हक साहब को कहा कि ये लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन जो हैं वो सवार खान इस वक्त आपके मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर पंजाब के, तो मैंने उनको ये एडवाइस किया। तो उन्होंने कहा, उन्होंने ही मुझे मशवरा दिया कि आपका नाम लिया है कि उनसे मिलें, वो आपको बताएंगे कि वाई एट दिस स्टेज ऑफ टाइम। मुलाकात में उन्होंने मुझे कहा कि मैं क्यों मकामी हुकूमत के इंतखाबात कराऊँ। तो मैंने उसी बात को फिर उनको एलेबरेट किया कि मैंने आपके पंजाब के चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर को, जनरल सवार खान को, और मैंने उनको यहाँ वो कैंप सादक साहब होते थे सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट उस वक्त। अच्छा, सवार खान के वक्त में, तो उसमें मुझे सवार खान ने इन्वॉल्व किया कि उन्होंने कहा कि आप सादक साहब से मशवरा करें और कानून में जो जो ज़रूरी तब्दीलियां हैं वो तब्दीलियां करें। तो फिर वो मैंने उनको इस नहज तक ले आया कि वो तब्दीलियां भी हो गई, नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, और उन्होंने इंतखाबात करा दिए। गैर जमाती लोकल बॉडी, गैर जमाती ये कॉन्सेप्ट आपने दिया लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात। और उसके बाद 85 वाला भी कॉन्सेप्ट आप ही का था, जो बाद में ज़ियाउल हक ने गैर जमाती इंतखाबात कराए, वो भी आप ही की? नहीं, वो तो नेशनल कराए ना। हाँ, लेकिन मशवरा आप ही का वो भी कराए, फिर दूसरी बार भी हुए वो इंतखाबात जो हैं कौमी वाले, वो नहीं, वो जो उन्होंने कहा कि 90 दिन में कराऊंगा और फिर नहीं कराया। हाँ, वो तो पहले थे ना, अक्टूबर में। लेकिन ये इंतखाबात जो हैं लोकल गवर्नमेंट के, ये 2 दफ़ा हुए। हाँ, 2 दफ़ा। लेकिन जनरल इलेक्शन से पहले मैं पूछ रहा हूँ 1985 में जो गैर जमाती इंतखाबात हुए पहली दफ़ा, वो तो मशवरा आप ही का था। गोविंदे साहब सिर्फ मेरा ही मशवरा था, फौज बिल्कुल कराना नहीं चाहती थी। अच्छा, आपने इंतखाबात पे मजबूर जी, मैंने मजबूर नहीं किया, मैंने
उनको एडवाइस किया। ये कायल किया कि पीपल्स पार्टी और आप दोनों इस वक्त इंक्लूडिंग पीएनए तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी। भुट्टो साहब अपना फांसी के ज़ियाउल हक साहब की साथ मिली हुई थी मुकम्मल तौर लेकिन पर। 85 पर आपने उनको कायल किया कि इंतखाबात कराएं, हाँ या आपने कायल किया जी मैंने और गैर जमाती करवा दें जी हाँ, बेशक। ये उन्होंने के.एम. आरफ साहब ने अपनी किताब सर्विंग विद ज़िया में इस पर पूरा 2 पेज लिखे हैं कि ये बात मैंने की और मैं फ़ौज सारी मेरे ख़िलाफ़ थी। वो कहती थी कि ये इंतखाबात न कराए जाएं। अच्छा। मैंने कहा आपको एज ए फर्स्ट स्टेज लोगों में दोबारा जाने के लिए इलेक्शन में आए। इलेक्शन में आना चाहिए। अच्छा, एक वाक़या है आपके हवाले से जो मेरे नॉलेज में आया कि आपने जनरल ज़िया को किसी दिन ये कहा भुट्टो साहब के हवाले से कि किताबें होती हैं लाइब्रेरी में रख दी जाती हैं, वो क्या वाक़या है भुट्टो साहब के हवाले से किताब, वो क्या वाक़या है? सुनाएं पूरा वाक़या। मैंने ज़ियाउल हक साहब ने मुझे बुलाया हुआ था मुलाकात के लिए और के.एम. आरफ साहब भी वहाँ मौजूद थे। तो अभी ये किताब जो है ये सारे इवन भुट्टो अपना ज़ियाउल हक साहब की जो डेथ है उससे बहुत पहले की बात है। इब्तदाई ज़माने में मैं अभी बाज़ाब्ता तौर पर उनको एडवाइस करने के लिए असाइनमेंट, मुझे कोई असाइनमेंट नहीं, लेकिन ये है कि ये बात ज़रूर हुई कि मैंने उनसे सवाल किया ज़ियाउल हक से। ज़ियाउल हक से। मैंने कहा कि सर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को इस पुरानी एफआईआर में आप एक बड़ा कमज़ोर सा केस है, लोग इस बात को नहीं मान रहे, तो क्यों इसमें आप चाहते हैं कि इसका ट्रायल किया जाए और प्रोसेस किया जाए इस केस को? तो ये कोई सूरत ऐसी नहीं निकल सकती कि आप भुट्टो को ट्रायल के इस दिन से निकाल के मुल्क से बाहर या कोई और। मैंने कहा कि मैं अभी कोई वजाहत नहीं कर सकता, ना मैंने इस पर सोचा, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि क्या कोई ऐसी सूरत नहीं निकल सकती कि भुट्टो इस बात पर इत्तेफाक कर ले और मुल्क छोड़ के चला जाए या कोई और तरीका निकाल लिया जाए? तो वो कोई अखबार उनके हाथ में था, मैं बात कर रहा था तो उन्होंने अखबार को अपने मुंह की तरफ कर लिया ज़ियाउल हक ने, और मुझे कोई जवाब उसका नहीं दिया। अच्छा। तो मैं जब अगले दिन सुबह मिलने के लिए आया तो मुझे इन्होंने के.एम. आरफ ने कहा कि राजा मुनव्वर, कोई ऐसी सूरत नहीं हो सकती थी कि आप ये सवाल उनको ना करते। अच्छा। मैंने कहा कि क्यों नहीं हो सकती थी, अगर आप मुझे कहते। उन्होंने कहा मैंने तो आपको नहीं कहा। मैंने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि, मैंने कहा अगर आपने मुझे ये इशारा या इंडिया दिया होता कि ज़ियाउल हक को ये बात नहीं कहनी चाहिए, उसको नापसंद है ये बात, तो मैंने पॉलिटिकल बातें होती हैं, हर तरह की बातें होती हैं हमारे दरमियान, तो मैंने उस सिलसिले में उनको एक मशवरा रास्ता दिखाया कि ये अवॉइड नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो बड़े इस मामले में बहुत नाराज है। जज्बाती हैं। तो मैंने कहा कि जज्बाती क्यों? अच्छा। बाप तो दूसरे का मरा, क्या हमारा सब ज़ियाउल हक साहब क्यों जज्बाती हैं? हाँ, बाप तो अहमद रज़ा कसूरी का मरा है, तो हम ज़ियाउल हक क्यों कसूरी का जज्बाती? मरा तो वो जज्बाती ये क्यों? सुनाए बात। हाँ, फिर तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप बस मैंने आपको बता दिया ना कि आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मैंने मेरे ज़हन में आई, मैंने कह दिया। फिर गोनी साहब बीच में बहुत अरसा गुजर गया। कोयटा में इन्होंने एक वो स्टाफ कॉलेज कोयटा स्टाफ में एक इनकी गैदरिंग थी फौज की, उस एड्रेस करना था। मुझे भी उन्होंने कहा कि तुम
चलो मेरे साथ। तो यही जहाज़ जिसमें बाद में ये हमारे लाख हुआ है। जंग जो हैं, C-130 तो C-130 में जियाउल हक आपको अपने साथ ले गए। जी मुझे उन्होंने कहा, मुझे उन्होंने यहाँ बुला लिया। ड्यूटी लगाई एक आदमी की कि सुबह मुझे वो एयरपोर्ट लाए और अंदर ले जाए ताकि मुझे वहाँ रास्ते में कोई रुकावट ना पड़े। मैं गया, वहाँ पहुँच गए, उन्होंने तकरीर की, तकरीर के बाद फारग हो गए और हमने आके वो जहाँ ठहरे हुए थे वो मैं भी, उन्होंने मुझे भी अपने साथ उस कमरे में ठहराया। जियाउल हक ने उन्होंने मुझे थोड़ी देर के बाद बुलवाया, चेंज करके सफ़ेद खद्दड़ के उन्होंने सलवार कमीज पहना हुआ और वो बाहर लॉन में दरख्त की छाँव में आके कुर्सियाँ लगवा दी 2। उन्होंने कहा 2 कुर्सियाँ लगाएं। अपने अर्दली को कहा। हाँ, उन्होंने कुर्सियाँ लगा दी और मैं और जियाउल हक साहब वहाँ गए। यानी कि जियाउल हक कमरे में बात करने से इज्तनाब कर रहा था। नहीं, कमरे की वजह से तो नहीं, लेकिन ये था कि कैजुअली उनका सफ़र करके आए, फिर उन्होंने एड्रेस किया, दरख्त के नीचे कुर्सियां लगवा दी। उन्होंने कहा कि कुर्सियाँ हैं। तो मैं वो फिर उन्होंने मुझे कहा कि याद है आपको कि आपने मुझे एक दफ़ा कहा था, और फिर उन्होंने सारा रिपीट किया। उस वक्त उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। उस वक्त अखबार पढ़ने लग गया। अखबार पढ़ने लगे। अब पहली दफ़ा उसके बाद हम बहुत तवातर के साथ मिलते थे एक दूसरे को, क्योंकि सिस्टम के बारे में वो बात करना चाहते थे, एहलियत और नाअहलियत के बारे में, 62 और 63 आर्टिकल्स के बारे में, इसके चेंज करने का जो कॉन्सेप्ट था, इसमें भी मेरा हाँ, वो मैं पूछता हूँ। अच्छा, फिर वो कुर्सियां लग गई था। तो ये जो 2A है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन, पहले बताएं वो कुर्सियां लग गई। कुर्सियाँ लग गई हाँ। और उन्होंने कहा कि चलें बाहर बैठते हैं। लॉन मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आपने मुझे एक दफ़ा कहा था और मैंने कोई जवाब नहीं दिया। आज मैंने कहा कि चलें, माहौल ठीक है, मौसम बड़ा ठीक है, तो आपसे इस मामले में आपका व्यू पॉइंट देखना है क्या। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका अब भी यही ख्याल है कि भुट्टो को फांसी नहीं देनी चाहिए थी।